नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी माधव निदान पढ़ेंगे। कल का जो सेशन था वो हमें डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हो गई थी जो हम लोग यहाँ पे दिखा नहीं सकते थे। तो हम लोग आज वही श्लोक को फिर से रिपीट पढ़ेंगे और मैं आप लोग के स्क्रीन पे ला रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। तो माधव निदान में हम लोग ना जो रक्त पित्त के असाध्य लक्षण है वो हम लोग पढ़ेंगे। माधव निदान का आ रहा है, तब तक मैं कल का ही रिपीट हमें श्लोक फिर से करना है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि श्लोक नंबर 12, 13, 14 ये आप देखिए। एक मिनट रुकिए, मैं अभी लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे। एक मिनट बस रुक जाइए। एक मिनट बस। तब तक मैं श्लोक पढ़ते रहता हूँ। इसमें ऐसा बताया कि मास प्रक्षालनाभम कुथित में यत् कंदर्मा मोभ निभम वा मेध पुयास्त्र कल्पम यकृदिव यदि वा पक्व जम्बू फलाभम यत् कृष्णम यच्च नीलम भृशमति कुणपम यत्र चोक्ता विकारा तद्वर्ज्य रक्तपित्तम सुरपति धनुषा धनुचा यच्च तुल्यम विभाति येन चोपहतो रक्तम रक्तपित्तेन मानवः पश्येदृशम वेश्चापि तत् असाध्यम संशयम लोहितम छर्दे बहुशो लोहिते क्षणः लोहितोद्भारदर्शी च मृते रक्तपित्तैतिकः। इसमें इतना बढ़िया बता रहे हैं। कल वाला ही श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें रक्तपित्त के असाध्य लक्षण बता रहे हैं। तो रक्तपित्त के असाध्य लक्षण क्या है कि जो रक्त मांस धोवन के समान वर्ण वाला काला एवं सड़ा हुआ बदबूदार आता है। रक्तपित्त के ऐसे कंडीशन हो जाती है जहां पर बहुत ज्यादा दोष दुष्य समूर्छना हो जाती है, बहुत ज्यादा दोषों की दुष्टि हो जाती है। और दोष में कौन सा है तो पित्त दोष, और धातु कौन सा है दुष्य कौन सा है तो रक्त। रक्त धातु बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। तो उसमें ना इतना ज्यादा दुष्टि हो जाती है कि वह मांस के धोवन के समान, जिस तरह से मांस धो के आप लोगों ने देखा होगा जहां पर बकरा काटते हैं या कोई भी प्राणी को काटते हैं तो वहां पर मांस को धोया जाता है। उस तरह का वहां पे धोवन के समान रक्त निकलते रहता है। बहुत ही सड़ा हुआ बदबूदार रक्त निकलता है। या फिर कीच के समान, कीचड़ के जैसा, कीचड़ और पानी मिला दिया जाए तो आप लोगों ने देखा होगा तो उस तरह का रक्त निकलता है। दुर्गंध वाला होता है और चर्बी युक्त रहते हैं। तो वैसा जो रक्तपित्त होता है ना वह असाध्यता की तरफ दर्शाता है। ये देखिए आप लोग के यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है ये श्लोक। यच्च कृष्णम यच्च नीलम भृशमति कुड़पम यत्र चोक्ता विकारा सद्वर्ज्य रक्तपित्तम सुरपति धनुषा यच्च तुल्यम विभाति येन चोपहतो रक्तम रक्तपित्तेन मानवा पश्येदृशम यच्चापि यत् यच्च असाध्यम संशयम। ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो यकृत की तरह, यकृत के खंड की तरह भी रक्त निकलने लग रहा है। और उसी तरह से पके हुए जम्बू फल की तरह निकल रहा है, जामुन के फल की तरह चिकना नीले रंग का हो रहा है, बैगनी रंग का निकल रहा है, सौविरंजन की तरह रक्त निकल रहा है। उसी तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर सड़े हुए मुर्दे के समान मूर्ध गंध आ रही है, जैसे डेड बॉडी रहता है उस तरह का रक्त निकलने लगता है। फिर उसके बाद में श्वास का आदि विकार हो जाते हैं, दुर्बलता बहुत ज्यादा आ जाती है, बहुत सारे उपद्रव उसमें दिखाई देते हैं। उसी तरह से ये बताया है कि जिस तरह से इंद्रधनुष के अलग अलग रंग रहते हैं उस तरह से रक्त पित्त में वैसे अलग अलग रंग चमकने लगते हैं। रक्त में से सातों रंग चमकने लगते हैं कभी कभी। तो ये भी सुरपति धनुषा यच्च तुल्यम विभाति, ऐसा जो बताया 12th नंबर में, उस तरह का रक्त निकलने लगता है। फिर बता रहे हैं कि ये न चोपहतो रक्तम रक्त पित्तेन मानव पश्य दृश्यम विच्यापि यस्यास्या साध्यम संशयम। मतलब वह इंसान को आलोचक पित्त भी दूषित हो जाता है, इसलिए हर चीज रक्त वर्णीय दिखता है। और उसी तरह से उसको ना कोई भी चीज भी दिखेगा, घटपट या आकाश, सब लाल रंग का दिखाई देता है तो वह असाध्य हो जाता है। उसे लोहितम छर्दे दस्तु बहुशो लोहित क्षण, मतलब उसकी खून की उल्टी होती है बार बार। ऐसा मतलब वमन आता है उसको बार बार और खून की उल्टियां हो जाती हैं।
नेत्र भी एकदम लाल रंग के हो जाते हैं, उद्गार भी रक्त मिला हुआ प्रतीत होता है, उद्गार में रक्त की गंध की प्रतीति होती है, और हर चीज रक्त वर्णीय दिखता है। तो ये जो है ना लोहित उद्गार, उसको ढकार भी आती है तो रक्त निकलता है उसको। तो ये सब कंडीशन हो जाती है, तब यह असाध्यता के तरफ वो जाता है। और इसमें फिर ना हम लोग चिकित्सा तो करते हैं, लेकिन पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो मैं एक बार आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग इस पर कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। कल वाला ही डिस्कशन होगा, लेकिन कल कुछ अलग बातें हो गई थी इसलिए हमें डिलीट करना पड़ा था। इस पर अनुरिता मैडम आप कुछ और बताना चाहेंगी? ऐसे पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं? अनुरिता मैडम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर एवरीबॉडी। ऐसे देखिए सर मैंने पेशेंट, और ये मैं वो रोहित गंधी मतलब जो आप बता रहे हो वो सारी चीजें पढ़ रही थी। ये तो पेशेंट को उस वक्त में पूछने वाली कंडीशन नहीं रहती है, लेकिन पेशेंट जब डिटोरेट होता है तो उसकी खून की उल्टियां या उल्टियों में खून, जो ये बता रहे हैं आप, मांस धातुगत मिश्रित, ये ऐसे फेनिल या डार्क कलर्ड, ऐसे देखिए सर बहुत अलग अलग कंडीशंस में देखिए। खास करके जहाँ पे पेशेंट ब्लड कैंसर की वो अवस्था में रहता है, तो जब तक निष्ठीवन छोटा थोड़ा थोड़ा रहता है तब तक रक्तवर्णीय रहता है, लेकिन उसके बाद में कोएगुलेटेड ब्लड जो रहता है वो कोएगुलेटेड ब्लड के सिम्टम्स, ये जो आपने अब तक दो तीन जगह पे वर्णन बताया, यकृत की तरह, खंड की तरह और गड़े मुर्दे की तरह, तो ये मुझे नहीं मतलब ध्यान में आया, लेकिन हाँ पेशेंट के इर्द गिर्द जो भी रहता है वो एक बहुत अलग स्मेल रहता है। और मेनली मतलब ये है कि साध्यता की तरफ तो इजीली नहीं जाता है पेशेंट, लेकिन ये पेशेंट आईसीयू में देखने को मिलते हैं, ब्रेन इंजुरीज में मिलते हैं, इंटरनल हेमरेज जो रहता है उसके बाद में अगर पेशेंट डिटोरेट होता है तो उसमें देखते हैं। मैंने मतलब ऊर्ध्वक तो देखा ही है, लेकिन यूरीमिया भी की कंडीशन ऐसे देखिए कि 24 घंटे जब आप यूरिन कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं तो जैसे प्रोटीनूरिया में नीचे बल्क रहता है वाइटिश, तो वैसे जिसका यूरीमिया कंडीशन है, जिसे मूत्रगत सरक्त मूत्र प्रवृत्ति बोलते हैं, तो वैसी कंडीशन में भी देखा है कि उसका दो कलर में यूरिन, ऊपर येलोइश व्हाइटिश, नीचे रुधिर मतलब ब्लड और कंटेंट्स ऐसे दिखते हैं सर। वो हेवी रहते हैं इसलिए नीचे रहते हैं, तो शायद ये भी उसी का वर्णन होगा, क्योंकि सिस्टाइटिस है, यूरीमिया है, या कीटोन बॉडीज के बाद में जब पेशेंट किडनी फेलियर के बाद डायबिटिक एसिडोसिस में जब चला जाता है, उसके बाद में जो यूरोपैथी यूजुअली काफी दिन तक रहती है, उसमें रिवर्सल दिखता है अगर आप सही वक्त में उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं तो। लेकिन ये सारे लक्षण दिखते हैं और मैं इसी से कोरिलेट करने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे इमरजेंसीज भी हैंडल किए कि जहाँ पे नेजल ब्लीड हो रहा है, कान से ब्लीड हो रहा है, और उस वक्त में जब सिविल वगैरह में लाइगेशंस होता था, लेकिन जब पेशेंट का खून रुकता है तब भी इमीडिएटली खून नहीं रुकता है, उसका जो बाद वाला ब्लीड, उसको जब एंटीकोगुलेंट वगैरह दिए जाते हैं तो उसके बाद में उसके कलर बहुत डिफरेंस आता है। आपने एक मैं दिल्ली में थी तब एक वीडियो आपका देखा था, आप शायद ब्लड लेटिंग कर रहे थे और उसमें झाग वाला जो ब्लड आया था, ब्लैकिश झाग वाला, तो सर वैसे मैंने उल्टियां देखी है कि डार्क कलर्ड और एकदम वॉमिटस में, एग्जैक्टली पित्त मिश्रित वो, क्योंकि 17 ईयर्स पहले मुझे जो हेमाटाइटिस हुआ था, इट वाज ड्रग इंड्यूस्ड बैलोसिन रिएक्शन थी, लेकिन डेक्सा वगैरह देने के बाद में भी मुझे वो सिम्टम्स रुक नहीं रहे थे और पूरा गला स्वोलन हो गया था। तो वो जो ब्लीड थी वो बहुत प्रोफ्यूज थी, वो जो एमेसिस था, जो उल्टी थी, वो लिटरली 2 से ढाई फुट आगे गिरी थी, तो इट वाज वेरी प्रोफ्यूज। और मतलब वो डिफरेंस तो वो जो आप रुधिर गंधी, अभी जो लोहित उद्गार वर्ड टिपिकल हमारे शास्त्र में बोला है, उसके बारे में अभी आगे ध्यान रखूंगी मैं, क्योंकि मैंने सीएसएफ ब्लीड वाले भी पेशेंट देखे हैं। तो सीएसएफ ब्लीड जब शुरुआत होती है तो जस्ट ऐसे वाइटिश डिस्चार्ज रहता है जब भी पेशेंट सीरियस कोमेटस कंडीशन से पहले, अगर, लेकिन अगर वो पेशेंट इंटरनल ब्लीड हो रहा है तो बराबर वो एक छोटी स्ट्रीक रहती है वाइटिश, जो ऐसे प्लाज्मा की तरह दिखती है, और उसके बाद में उसी में रक्त मिश्रित आता है। तो वो कंडीशन भी मुझे जो आप ये बता रहे हैं ना, रक्त धातु मिश्रित पित्त, दुर्गंधि युक्त, चर्बी युक्त,
तो शायद वो उस समान होगा, लेकिन कभी ऐसे कोरिलेशंस नहीं किए। बट ये लक्षण दिखते हैं सर आपको जब आप सीरियस कंडीशन में रहते, बस ये नीलवर्णीय है, पीतवर्णीय है या काला रंग का है, जब तक आप पर्सनली उस पेशेंट के सामने नहीं रहते हो तब तक नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, इसमें इमीडिएटली मैनेजमेंट वगैरह होती है। और एक्सीडेंटल केसेस में भी दिखता है सर कि जब मतलब एक्सीडेंटल कुछ इंजरी हुई है और लिवर पे आघात हुआ है, पेशेंट को डायरेक्ट ब्रेन हिट नहीं हुआ है, मैंने जैसे ब्रेन इंजुरी और ब्रेन डायरेक्टली बाहर, वो तो केसेस काफी देखे, लेकिन वहां पे तो आघातज संप्राप्ति रहती है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे लिवर को आघात हुआ है और उसके बाद में जो उल्टी हुई है, तो वो शायद इसमें ये जो असाध्य रक्तपित्त की लक्षण में बोली जाता है। और दूसरा चीज वो वॉमिट भी बहुत अलग रहती है, पेशेंट तब बहुत ही फ्रेजाइल कंडीशन में रहता है, मतलब आप उससे कुछ बात करके ये सब चीज अनुमान नहीं लगा सकते हो, लेकिन आपको दिखता है कि पेशेंट वॉमिट कर रहा है और उसकी मुंह से जो खून है उसके बाद में वो डायरेक्टली उसका ही हैज टू बी मैनेज इन अ वेरी इमरजेंसी है। एक केस देखी हुई है मैंने, वो जो लिवर को मतलब पता नहीं चला कि भाई पेशेंट ठीक था, अब तक वो सोया हुआ था, उसको मेडिसिन चल रहा था और अचानक से बड़ी गाढ़ी उल्टी आई। तो ये जो आपके लक्षण बता रहे हैं ना आप यहाँ पे, वो एग्जैक्टली वैसे दिखते हैं सर, लेकिन वहां पे यकृतज आघात रहता है, या मॉडर्न केस में कोई भी बोल ले, लेकिन ब्लीड देखे हैं ऐसे। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी ने कुछ देखा है ऐसे रक्तपित्त के पेशेंट असाध्य, तो कृपया बताइए। डॉक्टर आकांक्षा मैम, आपने देखा है ऐसे पेशेंट एकदम असाध्य अवस्था में? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर मैंने दो पेशेंट्स ऐसे सर मेरे इसमें आए थे जहाँ पे मुझे लगा कि ये लक्षण हो सकते हैं सर, जिसमें कि दोनों ही पेशेंट में सर जो अधोग रक्तपित्त था, वो उनकी जो हिस्ट्री थी वो पाइल्स से शुरू हुई थी, अर्श से शुरू हुई थी, और अर्श से बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस ब्लीडिंग थी सर वहाँ पे। और वो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग कहीं ना कहीं उसका कारण रक्तपित्त ही होगा, क्योंकि वो अर्श की ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पा रही थी। और ये आगे चल के जब इनका पीआर एग्जामिनेशन जब करके देखा गया था, तो एकदम असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अंदर, जैसे हम लोग गुदवली का परीक्षण जब करते हैं तो एक सिमेट्रिकल मतलब प्लेन एरिया मिलता है, वहां पे एकदम ही रफ एरिया था वो। तो उसको पीआर करते ही साथ ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे कहीं ना कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है। और फिर जब उसको मतलब जब सीए के लिए भेजा गया कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा थी और पीआर भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, तो वहां पे सर उस पेशेंट को सीए रेक्टम निकला था। तो ये कहीं ना कहीं सर, क्योंकि ब्लीडिंग की हिस्ट्री उसकी 1 साल से रही थी, 1 साल से तो प्रेजेंट फ्रेश ब्लड था, और कम से कम 5 साल से उसकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग थी, और उसको किसी भी अर्श की मेडिसिन से कहीं पे भी जहां भी उसने दिखाया था उसको फायदा नहीं हुआ था। वो पेशेंट मेडिसिन नहीं लिया था, फिर वो पीजीआई चला गया था। बट वो एग्जामिनेशन के टाइम में लगा कि क्योंकि ये रिलेटेड टू पाइल्स नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं रक्तपित्त का ही उपद्रव था, जिसके कारण ये आगे जाके सर सीए में कन्वर्ट हुआ होगा सर। और एक और पेशेंट थी, उसमें भी सेम था, उसमें इतना ज्यादा मतलब मिर्च खाने की उसकी हिस्ट्री थी पेशेंट में, इतना ज्यादा मिर्च मसाला, और मतलब समझ लीजिए 10 हरी मिर्च खाना डेली, और खाने में एकदम अपना लाल मिर्च रहना, तो वो उसका खाना ही अलग रहता था घर वालों की अपेक्षा। और वो चल मतलब वो कंटिन्यूस ऐसे सेवन करने के बाद आफ्टर मैरिज उसकी विद इन 1 ईयर उसको कंप्लेंट हुई, तो वो ब्लीडिंग के लिए आई थी कि ऐसे ऐसे मुझको पाइल्स की दिक्कत है और उसमें ब्लीडिंग मैडम हो रही है। और उसको 15 डेज की मेडिसिन दी गई थी, और उसमें उसको कोई आराम नहीं मिला था, क्योंकि उसकी हिस्ट्री जब ली थी तो मतलब डायरेक्ट मेडिसिन जब दी थी 15, हाँ शायद ऐसी कुछ मेडिसिन दी थी मैंने। बट फिर वो सर लखनऊ अपने घर चली गई थी पेशेंट, और फिर जब उसने आगे दूसरे डॉक्टर को रेफर किया, तो सेम वहां पे भी सर सीए उसको निकला था। और फिर बाद में उसने पूरा सीए का कीमोथेरेपी और ऑपरेशन वगैरह जो भी कराना था वो सब किया।
तो सर ये मैंने मतलब मुझे लगता है कि ये रक्तपित्त के ही उपद्रव में, और जो ऐसे जो पहला पेशेंट मैंने बताया उसमें बहुत एकदम लीन थी, वो पेशेंट हो गया था, उसको भूख भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, और वो हमेशा ये बोलते था कि जो ब्लीडिंग होती है वो एकदम जैसे आपने मांस के विवन के समान होती है, वैसे एकदम डिसकलरेशन रहता है और स्मेल बहुत ज्यादा होती है, और बिल्कुल भी उसको भूख नहीं लगती थी, और उसका सिर्फ पेट का एरिया बढ़ता जा रहा था, पूरा बॉडी एकदम लीन थी होती चली जा रही थी, और उसको किसी बिल्कुल एकदम अनुत्साह रहता था बिल्कुल। मैडम किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है लेटे रहो, और ऐसे सर उसमें लक्षण मिले थे सर। जी सर। जी। और डॉक्टर पवन जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने ऐसे इमरजेंसी में देखा है पेशेंट? प्रणाम सर, आवाज आ रही है सर? प्रणाम सर वैद्य को, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर बाकी तो सब कुछ सब लोगों ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, और सेम ही रहता है सर, जैसे आप बता रहे हो। मेरे को तो मैंने बहुत सारे केसेस देखे लीवर सिरोसिस के। लीवर सिरोसिस तो इसका बिल्कुल एक सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे को देखने को मिलता है। उसमें ऐसे ही आता है सर, जब क्रोनिक पेशेंट हो जाता है ना, बार बार पेशेंट आता है, परहेज नहीं करता, एक बार ब्लीडिंग हुई, सेकंड एक लाइगेशन भी करवा लिया, और फिर उसके बाद भी अल्कोहल लेता है। अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस में ज्यादा देखने को मिलता है, अल्कोहल वाले पेशेंट वाले को। उसमें ऐसे आता है सर, जैसे ब्लैक से कलर का रहता है, और उसमें से ना स्मेल भी बड़ी अजीब सी आती है सर। मान लो पेशेंट को एक बार घर पे बोला, पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया, मेरे को हिमेटिमेसिस हुआ, और फिर हमारे पास आता सर, हम उसको गैस्ट्रिक लवाज करते हैं पहले। गैस्ट्रिक लवाज जैसे आरटी डाल के तो निकालते हैं उसको, तो वो बिल्कुल ऐसे ही कलर का ब्लड निकलता है सर, बिल्कुल पकी जामुन का जैसे नीला सा। स्मेल बहुत ज्यादा होती है उसमें। और कई बार जैसे क्रोनिक पेशेंट होता है, और ना भी उसमें से ब्लड आए, तो उसमें से स्मेल ऐसी आती है, अजीब अजीब सी स्मेल आती है, जैसे मोर्चरी हाउस में आप जाते हो ना, जैसे पोस्टमार्टम रूम में जाते हो तो स्मेल होती है जो, वैसी वैसी उसमें स्मेल देखने को मिलती है। ये बहुत सारा, मतलब मैंने तो सिरोसिस के कम से कम ही मैं 500-600 मरीज देख चुका हूँ लीवर सिरोसिस के, और अल्टीमेट सबकी डेथ हुई है। तो लोग मानते तो है नहीं, परहेज ने ज्यादा लाइफ नहीं होता, फिर भी जो इंसान परहेज रखता है तो वो भी एक बार होने के बाद 5-7 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। ये ऐसा यही लक्षण उसका होता है। बाकी तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी व्याधियां, मैं सोचता हूँ सर, जिनमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही सोचने लग गया हूँ अब, क्योंकि रक्त ही हमारा सब कुछ है, और पित्त भी हमारा। जब पित्त एक बार पूरा एग्री, जैसे अग्नि पूरी जलती है, जल के एकदम शांत हो जाती है, ऐसे ही ये रक्त पित्त वाला पेशेंट ऐसे ही होता है, एकदम पूरा एग्रीवेट होकर तुरंत शांत हो जाएगा, मतलब वो कलेप्स होने को हो जाएगा। कोई भी दोष लगा, चाहे वो पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट लगा लो, या मल्टी ऑर्गन फेलियर का पेशेंट लगा लो, उसमें सब ऐसा ही होता है सर। उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी सबसे पहले किडनी के, सबसे पहले लीवर की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, और लीवर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वहाँ पित्त का सबसे ज्यादा समावेश तो होता ही है, क्योंकि पित्त इतना ज्यादा दूषित हो जाता है, तो उसी की वजह से पहले जॉन्डिस आएगा, पांडु आएगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे एग्रीवेशन होते होते सब ये असाध्य लक्षण हो जाएगी। और कई बार पेशेंट, कल भी मैंने बताया था, कई पेशेंटों को अननोन हो, मतलब कोई भी कारण नहीं होता, और कहते हैं इसको ब्रेन हेमरेज हो गया, और कान से ब्लड आया, उनको नाक से ब्लड आया। मान लो रात को सोया और मॉर्निंग में पेशेंट को लक्ष्य मिला, कईयों को नाक से ब्लड मिलता है, कईयों को कान से ब्लड मिलता है। ये भी तो सर यहाँ पे हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है, ये भी तो उसका अननोन रीजन ही हम रात को क्या पता पेशेंट को क्या हुआ क्या नहीं, तो ब्लड का कलर देख के ही, या नाक से, या जैसे हम कहते हैं पीरियड उद्र पीरियड जो रहता है रक्त पित्त, तो ये यही कारण होता है। और तिर्यक वाला तो वैसे भी असाध्य बोला हमारे शास्त्रकारों ने। जी सर। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने पेशेंट देखे हैं कैंसर के वगैरह जो रक्त पित्त के असाध्य लक्षण से मैच हो रहे थे? डॉक्टर मनीषा मैम। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो असाध्य लक्षण दिख रहे थे रक्त पित्त के, लीवर सिरोसिस वगैरह? जी सर, उनके वॉमिट में तो ये लक्षण मिलते हैं सर। जी। और लास्ट में वो फिर
हायर सेंटर में चले जाते हैं, जी उनको रखते भी नहीं है, पन्नी लेते हैं। जी एक पेशेंट था सर, पीएमटी का एग्जाम दे रहा था, पेशेंट का बेटा था, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसको बहुत जोर से वेग आया, तो उसको जाने नहीं दिए टॉयलेट के लिए, कुछ खा लिया था वहां जा करके वो होटल में, और उसको पित्त का प्रॉब्लम था भी काफी लंबे समय से, तो उसको बाहर मोशन के लिए जाने नहीं दिए। वो 3 घंटे तक एग्जामिनेशन हॉल में बंद था, वो पैक कर देते थे वो लोग, अंदर से लगा देते थे। उसके बाद जब वो एग्जामिनेशन के बाद जब बाहर निकला तो 15-20 मिनट के बाद उसको सडनली वॉमिट हुए, और वॉमिट होने लगा, मतलब कंटिन्यूसली उसको ब्लड के वेग आए, और ऐसे क्लॉट क्लॉट थक्का थक्का बिल्कुल ब्लैकिश जमने लगा। तुरंत उन्होंने कॉल किया क्या करें, फिर मैंने कहा वहीं कहीं दिखाइए, और पेशेंट को तुरंत इमीडिएट एडमिट करिए, ठंडा पानी वानी रखिए उसके सिर पर, और वहीं फिर स्पंदन हॉस्पिटल है उसमें एडमिट किए। उसके बाद में रिकवरी हो गई, लेकिन उसको लंबे समय तक प्रॉब्लम बना रहा। फिर उसको लेकर के आए, तो फिर वैसे कंटिन्यूसली उसको चलता रहा। पित्तशामक औषधियां मैंने दिया, फिर मैं हायर सेंटर को भेज दी, अपने यहाँ नहीं रखी सर। जी सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। जी जी सर। हाँ थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर अभी कुछ दिनों पहले मेरी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। थोड़ा पास में माइक के पास लाके बात करिए। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं ब्लूटूथ बंद कर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर अब कुछ दिन पहले ही मेरी माँ को कैंसर, ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ है, हाँ तो उसके लिए मुझे ट्रीटमेंट पूछनी थी। अच्छा, तो क्या क्या सिम्टम क्या है? सर सिम्टम में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनको बहुत दिनों से स्पॉन्डिलिसिस की हिस्ट्री थी और शीत पित्त की हिस्ट्री थी, जी 2-4 साल से 10 साल से जैसे। जी लेकिन अभी बैकएक ज्यादा हो रहा था, इसलिए यूएसजी करवाई, तो उसमें जैसे मास लीजन निकला, तो उसे टेस्ट किया तो कैंसरस निकला। जी तो अभी फिलहाल तकलीफ कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं? इसमें मतलब मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, बाकी और लोग बताएंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं कि मांस पाचक, मेदोपाचक, कांचनार गुगुल, कांचनार कषाय, रौद्र रस, हीरक भस्म, ये सब देते हैं। और दूसरा एक इरमुंगली घृत मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे सर का है इरमुंगली घृत। फिर उसके बाद में शिवा गुटिका, ये देते हैं तो बहुत काफी हद तक वो कवर कर लेता है, मेटास्टेसिस को रोक देता है। और इरमुंगली घृत को आप तो बस्ती अभी में भी। जी हाँ, बस्ती में क्या दे सकते हैं? बस्ती में भी इरमुंगली घृत सिद्ध हम लोग दूध का बस्ती देते हैं, मतलब शीरपाक टाइप बना के इरमुंगली घृत का ही बस्ती देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, रिकवरी हो जाता है। तो सर अभी बड़ा तो बहुत है, अभी ओवेरियन कैंसर निकला है और और पूरा ठीक स्टेज। हो जाएगा, मेटास्टेसिस कंट्रोल हो जाएगा। मैंने जिसको भी दिया है अभी तक उसका मतलब खराब रिजल्ट नहीं आया, 100% मतलब रिकवरी ऐसा देखा है मैंने। सर कीमो भी चालू की है, तो उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या कर उस सकते हैं? अभी पहला ही। कीमोथेरेपी के बाद ना ज्यादातर पित्त के सारे सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब या तो लूज मोशन होगा या हीट बढ़ जाएगा। तो उनको वोमिटिंग और जैसे मचलाहट, इसकी तकलीफ हो रही है, और हाँ खाना तो नहीं जाना। हम लोग जैसे कामदूधा रस, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, सुचेखर रस, ये पित्त वाले सारे मेडिसिन देते हैं, पित्त शामक। वो तो केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट बचाना है, लेकिन मेटास्टेसिस रोकना है तो मतलब इरमुंगली घृत का अच्छा रिजल्ट है। हाँ बाकी तो और मैं लोग किस बताना चाहे तो बता सकते हैं। अंजना मैम आप बता सकते हैं ओवेरियन कैंसर में क्या देना चाहिए? और हेलो। किसी को? जी बताइए। नहीं, अंजना मैम से ही पूछना चाह रही थी। अंजना मैम आ गई हैं। जी नमस्कार सर, सब लोग को नमस्कार, शुक्रवार। जी मैम, एक्चुअली वो जैसे आपने अभी बहुत अच्छे से समझा दिया है, ऐसे केसेस में सर आप पेशेंट की कहना चाहिए स्ट्रेंथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, या पेशेंट को थोड़ा सा बल देने के लिए जो हम औषधि दे सकते हैं,
वही औषधि ही वहाँ कार्य करेंगी, और उसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे अब कीमोथेरेपी वगैरह में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी चिकित्सा के लिए हम लोग जो है जनरली, जैसे मैं अक्सर जो है ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बहुत ही इस कंडीशन में आते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का हम कहते हैं ना बेबस हो जाते हैं यहाँ पे। एक्चुअली अब वो कार्सिनोमा, वो भी मेटास्टेसिस की कंडीशन में आ गया है। तो यहाँ थोड़ा सा अभी भी हमारे पास जो बचता है, जैसे आप एक घृत का नाम लेते हैं, रेमुंगलादी घृत, बहुत अच्छे से उसको एक हम लोग साइड में रख के चलते हैं कि सर है, अगर जरूरत होगी तो मंगाया जाएगा। सेकंड नंबर पे सर, ये पेशेंट पुअर भी होते हैं, समटाइम्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेडिसिन, तो फिर यहाँ पर थोड़ा जैसे हम कोशिश करते हैं, जैसे अमल की है या धातुवी है, मतलब सॉरी, अमल की या फिर उस तरह का सुगंधा, इस तरह का हम घृत बनाते हैं। या फिर सिंपल, अगर पेशेंट डायबिटिक वगैरह नहीं रहा है या कोई उस तरह की दिक्कत नहीं है, तो उसमें च्यवनप्राश वगैरह लेके उसमें थोड़ा सा जैसे भंग भस्म मिलाया या फिर त्रिभंग भस्म मिलाया, अभी वैसे काफी आदि लोहो मिलाया, गिलोय सत्व मिलाया, थोड़ा मुक्ता पिष्टी मिलाई, थोड़ा सा उसमें प्रवाल मिलाया, थोड़ा सा जो भी पेशेंट की जो धातुएं हैं, क्योंकि इसमें मेन हम देख रहे हैं कि सारी धातुएं क्षीण हैं, तो हमें क्या करना है, धातुओं को बल देना है। और धातुओं को बल देने के लिए एक अच्छा सा रसायन तैयार कराना है। अगर पेशेंट ओरली ले लेता है तो हम उन मेडिसिन के साथ में थोड़ी सी इस तरह की रसायन मेडिसिन, जैसे मानिए कुछ नहीं मिला तो च्यवनप्राश मिला, उसमें थोड़ा सा मैंने भंग भस्म मिला दिया, उसमें थोड़ा सा मैंने अगर पेशेंट ले पाता है तो मुक्ता शुक्ति ही मिला दी, अगर मुझे बहुत सस्ते में सिंपल में काम करना है मुझे गिलोय सत्व मिला दिया, उसकी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंगली जैसे उसके सिम्टम्स होते हैं, और मुझे लगता है इसको रसायन की जरूरत ज्यादा है, थोड़ा सा अश्वगंधा चूर्ण मिला दिया, थोड़ा सा अगर ज्यादा क्लेद लगता है तो कहीं ना कहीं नागर मोथा मिला दिया। तो इस तरह से मैं युक्तिपूर्वक कुछ कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसको बताती हूँ। अगर थोड़ा ले पाता है तो उसमें स्वर्ण वगैरह भी मिला सकते हैं, स्वर्ण भस्म वगैरह भी मिला सकते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट तो जरूर आना है। प्रॉब्लम बस केवल इतनी होती है कि उस कंडीशन तक आते आते पेशेंट कितना अफोर्ड कर पाता है, लेकिन बीच का रास्ता हम लोग को निकालना है, और कोशिश यही करनी है कि पेशेंट को एक अच्छे से हम उसको अच्छी लाइफ दे सकें। और उसके बाद मैडम, अगर पॉसिबल हो सकता हो तो थोड़ा सा ऐसे केसेस में हम अधोमार्ग से भी काम कर सकते हैं। मात्रा बस्ती वगैरह भी अश्वगंधा वाला लाक्षादी की या चंदन वाला लाक्षादी की या वाला तेल की या थोड़ा सा बचा तेल का पिच्चू वगैरह भी हम इसमें हल्का सा दे सकते हैं, वाला तेल का पिच्चू और बचा तेल का नस्ते। और उसके अलावा जैसे पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा समटाइम्स पेशेंट मेंटली भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनको प्रॉब्लम्स होती ही हैं, तो हम फिर यहाँ पे मानस मित्र गुटिका है, या फिर ज्यादा महंगी पड़ती है तो ब्राह्मी रसायन है, ब्राह्मी गुटिका है, या फिर उसके साथ ज्योतिषपति है, जटामांसी चूर्ण है, तगर है, इस तरह की मेडिसिन को भी ऐड कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा पेशेंट को मेंटली सपोर्ट होता है, और सबसे बड़ी बात होती है काउंसलिंग, क्योंकि उनको यही समझाना रहता है कि देखिए अगर जो चीज खराब है वो है, लेकिन हम जो चीज अच्छी है उसको और अच्छा बनाएंगे तो वो खराब चीज को भी कहीं ना कहीं ओवरकम करेगी उसको, और अच्छी जितनी भी चीजें हम चाहते हैं 80% आपका शरीर अच्छा रहे, और 20% में जो खराबी आई है उसको भी धीरे धीरे हम जो है सही लाना चाहते हैं। उसको थोड़ा सा मेंटली हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मेंटली इल है, या कहते हैं ना मन से ही अगर वो दुखी हो गया है या मन से ही उसको जो है व्याधि हो गई है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है चिकित्सा करने में। तो यहाँ जितने भी दिन उसके हैं, जैसे आयुर्वेद यही कहता है कि जितने भी दिन उसके है, लेकिन वो लाइफ जो है उसकी बहुत अच्छे से बीते, सुखपूर्वक बीते। तो यहाँ स्वर्ण भस्म का बहुत अच्छा है, अगर पेशेंट कर सकता है अफोर्ड तो उसको आप स्वर्ण भस्म लेके और उसको उसके साथ मेडिसिन के साथ आप मिला के उसको दे सकते हो। जी मैम। हाँ मैम, धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी मैंने स्वर्ण मालिनी वसंत और मुक्ता शुक्ति गुड़ुची सत्व, इसका कॉम्बिनेशन करके कुष्मांडा रसायन में मिक्स करा है, लेकिन अभी देने का बाकी है अभी तक। दे दीजिए मैडम, उसमें थोड़ा भंग भस्म भी मिला दीजिएगा, भंग भस्म ओजवर्धक स्पेशली मानी जाती है। और मैम जैसे अभी ज्यादा झड़ रहे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कुछ? ये मात्रा बस्ती से चला जाएगा जैसे चंदन वाला हाँ हाँ, यही आप देंगे ना, रसायन देंगे ना, मैं तो वो जान ही रही है इसका साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का, तो धातु क्षय हो रहा है ना, तो धातुओं को बल मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इसमें अगर आप देंगे तो बल मिलना ही मिलना है। बाकी आप लोकली, जैसे हम लोग बताते हैं पेशेंट को, लोकली आप डायरेक्ट उसके लिए केश के लिए जो केश की मेडिसिन हमारे पास रहती हैं,
भंगराज है, नीलनी है, इसका भी लोकल एप्लीकेशन भी करा सकते हैं। इसका जब समटाइम्स हम लोग इसका पेस्ट भी बनाते हैं, जैसे मेहंदी वालों में लगाते हैं ना, उसी तरह से थोड़ा सा गुड़हल है, थोड़ा सा जो है भृंगराज है, और इसके अलावा नीलनी है ना, और अगर प्योर मेहंदी है, ये सब भी अगर आंवला बहुत बेस्ट है इसके लिए। आंवले के साथ अगर आप थोड़ा सा ये लगाए, रीठा लगाए, तो बहुत बेस्ट है। उसका लेप भी लगा सकते हैं। आंवले आंवले को मैं जनरली क्या करती हूँ, भृंगराज के साथ, गुड़हल के साथ, नीलनी के साथ, और एक और चीज होती है अखरोट या अरारोट की छाल। अखरोट की छाल होती है, उसको भी मिलती है मार्केट में। मैं क्या करती हूँ, उसको पूरा वही कढ़ाई में भिगवा देती हूँ, कौन सी छाल? आमल उसको लगाइए तो थोड़ा पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है, और लुक भी पेशेंट का बदलता है, और बालों पे भी मैडम आपने किसकी छाल बोली? अखरोट अखरोट की छाल आती है, अखरोट के पेड़ की छाल, 30 पॉट में मिल जाता है मार्केट में। हेलो नमस्कार अंजना मैम। हाँ उषा मैम, बताइए बालों की कोशिश था, आप अच्छे से हो, आप बताओ। हाँ बस वही मैम, आपका पेशेंट का बाल क्यों गिरता है, उसका हेतु क्या है पहले? हेतु कीमोथेरेपी चल रहा है तो। वो चालू हो गए मैडम, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ इसलिए। अच्छा, एक उनको पहले फीवर ऐसा कुछ आता था, या पित्त का प्रकृति उनका कैसी है? पित्त है उनकी उसका प्रकृति वात पित्त है मैम, वात और पित्त है ना। और पिछले तो 3 महीने से उनको जैसे बैक एक और उसके बाद फीवर, ऐसी हिस्ट्री 3 महीने चली। यस ठीक है ना, तो आप पहले है ना उसका पित्त का समन के लिए चंद्रकला रस यूज कीजिए। चंद्रकला अर्ली मॉर्निंग उसको एम्प्टी स्टमक दीजिए, तो उससे क्या उसका पित्त का समन भी हो जाएगा, और साथ में खाने के बीच में आम पाचन वटी दीजिए, तो उनका दीपन पाचन भी हो जाएगा। और बाद में धातु क्षय तो हुआ ही होगा, उन्होंने मैम ने बोला वैसे आप कर सकते हो। सुवर्ण मालिनी वसंत बोला ना मैम आपने, क्योंकि मैं बीच में ही ज्वाइन हुई और यही सब्जेक्ट चल रहा था। हाँ सुवर्ण मालिनी वसंत बोला ना, तो वो और शतावरी घृत, इतना आप उसको स्टार्ट करवाइए। जो आपका दूसरा जो प्रॉब्लम है उसके साथ ये ऐड कर देना, पर पहले आप चंद्रकला और आम पाचन वटी दीजिए, तो दीपन पाचन हो। चंद्रकला चालू किया मैंने, चंद्रकला प्रवाल। हाँ और हाँ अच्छा, और दूसरा उसके साथ है ना गुडुचिया दी देना, क्योंकि देखो उनको है ना मेडिसिन एलोपैथिक की बहुत दिया होगा, तो मैं हमेशा कोई भी ऐसा ही मेडिसिन होती है कि जो उसका पित्त का वर्धक करता है, तो उसमें गुडुचियादी में देती हूँ, तो क्या एंटीबायोटिक वगैरह का जो रहता है ना उनका साइड इफेक्ट वो सब कम हो जाती है गुडुचियादी से। तो वो नहीं तो संसवनी भी दे सकते हो आप, जैसे भी चाहते हो, मगर इतना पहले स्टार्ट करवाइए आप, ठीक है। और हाँ हाँ मैम, और बाकी का लेप का जो मैम ने बोला वो कर सकते हैं। अभी क्या गर्मी का सीजन है ना, तो त्रिफला के साथ तक्र धारा करवाइए, त्रिफला मिक्स करके। हाँ तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और रात में विरेचन के लिए आप त्रिफला सब अभी मत डालो, पहले ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो, और बाद में फिर शाम 1 वीक जितना है ना आप त्रिफला पाउडर दे दीजिए रात में उसको सोने से पहले, बम वाटर। तो क्या उसका पेट जैसे जैसे क्लीन होता जाएगा ना, तो आपका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा उनको बोलो कि आप है ना हेल्दी फूड खाइए, क्योंकि पेशेंट का थोड़ा रहता है कि हेल्दी फूड भी नहीं खाता है, देर तक जगता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उस टाइप का मेडिसिन ऐड कर देना आप, तो हो ही जाएगा। आप पहले 1 वीक ये दीजिए, उसके बाद दूसरी मेडिसिन ऐड कीजिए, जो भी करना है, क्योंकि पेशेंट इतना सारे। हाँ मैम। मैम वो अंजना मैम ने कौन सा चूर्ण लेप के लिए बोला बालों के लिए, वो मुझे सुना ही नहीं दिया। मैं भी बीच में ही हुई, मगर आप उन्होंने क्या बोला मालूम नहीं, मैं देखती हूँ, फिर भी आप उसमें डाल सकते हो, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। मैम ने बोला वो भी आप कर देना। आंवला का जो है, फिर करी लीव्स है, फिर उसके साथ आप डाल सकते हो ये क्या बोलते हैं नीम का पाउडर, त्रिफला पाउडर उसमें भी यूज कीजिए आप, त्रिफला पाउडर, क्योंकि मैं हर कोई पेशेंट है ना उसमें लेप में त्रिफला पाउडर अवश्य डालती हूँ, क्योंकि वहां कहीं भी उसका ये गर्मी है वो तो कम करेगी, मगर कहीं छोटा छोटा इचिंग अरे बॉयल्स जैसा भी कभी दिखता है, तो उससे भी वो भी ठीक हो जाएगा। और उसके स्काल्प है वो भी उसका ठीक हो जाएगा, कि वो कर्ड के साथ मिक्स करके 1 दिन पहले रख दो, क्योंकि आपको अभी क्योंकि लेप भी है ना मैम अलग अलग रहता है, तो अभी तो उसका हेयर वॉश के लिए लेप बोल रही है ना आप।
हाँ, हेयर लॉस। हाँ, तो कटहल ये जो हबिस्कस का जो फ्लावर एंड उसके साथ आप ये भी डाल दो, उसके लीव्स वो भी साथ में और भुंगराज देखो आप पाउडर मिलता है तो भुंगराज भी थोड़ा ऐड कर देना। मतलब घर और में गार्डन में है, भंगराज मिल जाएगा। अच्छा, और मैं ज्यादातर है ना नश्य गाय का घी का ही देती हूँ हमेशा, क्योंकि कभी पेशेंट नहीं आता है तो मैं पेशेंट को ही बोल देती हूँ कि आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर वो खुद कर लेता है तो वो भी चलेगा, यष्टि मधु भी चलेगा, आप जो भी डाल। हाँ, दूसरा यष्टि मधु भी पाउडर भी डाल सकते हैं आप खाने के लिए और इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों के लिए। थैंक यू, सभी को थैंक ठीक है यू। मैम, ओके मैम, और थैंक अभी यू। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम ग्रुप में आप डाल देना तो मैं बताऊंगी फिर से। हाँ बोलिए। ओके, थैंक यू मैम। सर अग्निकर्म में कुछ कर सकते हैं इसमें? अग्निकर्मा किसमें? हाँ, इस जैसे किसमें अग्निकर्मा? कैंसर पेशेंट में अग्निकर्म का कुछ रोल? मैं अग्निकर्म तो तो मैम नहीं नहीं है, करवाती हूँ इस सिस्टम, क्योंकि पास हिस्ट्री उनका ज्वारिका भी है और कोरोना के कारण हुआ होगा ना, कैसे ही नहीं है मैम, शायद। शायद से तो जेनेटिक ही होगा, पहला पता नहीं दादी वाला कुछ वगैरह तब डायग्नोस हुआ नहीं, क्योंकि उनका सब लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, खाना भी एकदम सात्विक था, घूमना एज फिरना। कितना मैम, एज इनके? 166 है मैम। अच्छा, तो रसायन टेबलेट साथ में डाल दो, ठीक है, हाँ, क्योंकि 40 के अब जाते हैं ना, उसमें सब में रसायन टेबलेट यूज करती हूँ कोई भी डिसीज में, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। वो भी रसायन काल में ही देना आप। हाँ, हाँ, ओके। धन्यवाद सभी को। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। रूपाली मैम, आपकी मम्मी का मेंटल जो भी स्टेटस है, जब ये डिटेक्ट हुआ उससे पहले उनका स्ट्रेस का हिस्ट्री होगा, कहीं ना कहीं कोई विचार या चिंतन या ऐसी कुछ चीज होगी जो 1-2 महीना चली होगी, उसके बाद में उनको बुखार आया होगा। मेन डायग्नोसिस में देखिए कि अगर आपने हिस्टोपैथो किया होगा तो मैं ओवेरियन कैंसर। अरुणिता मैम, मैं थोड़ा आपको वो बोल रही हूँ, क्योंकि पहला है ना उनका गर्मी जो पित्त के कारण है ना, वो साथ में करके वो ये पीचू वगैरह धारण करेगी ना तो वो तो नहीं कम नहीं होगा। और मैम, 1 वीक पहले ये देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए, 1 वीक ये देखिए, फिर वो उस पर जाइए स्ट्रेस वाला में, मैडम तुरंत आपकी इंस्टेंट ट्रीटमेंट रिजल्ट सारी आएगा। सबने जो बताई एकदम बेस्ट है, लेकिन जो भी है इनको सबसे मेन चीज, अगर ये इन्वेजिव एपिथेलियल है कि स्ट्रोमल है कि जर्म सेल है, इसके हिसाब से उनका आगे का जो भी प्रोग्नोसिस है वो डिसाइड होता है। हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में हाँ, तो मैं 14,000 सोच रही हूँ। लेडीज ओवेरियन कैंसर से पीड़ित होती है और बहुत फेटल इसमें रहता है, लेकिन अगर रिकवरी रेट रहा तो अराउंड अबाउट 12% रिकवरी रेट, जो 10-12 साल तक बहुत अच्छा लाइफ देते। आप अगर डर की वजह से या फिर सिर्फ डिटेक्ट हुआ है और वो अगर 3rd स्टेज है, आप उनका केमोथेरेपी मत कराइए मैम। मैम केमोथेरेपी से ना रेस्ट्रिक्ट होगा ना मेटास्टेसिस रोक पाएंगे। आपको अभी जो लक्षण मिल रहे हैं इसमें सबसे पहले मेटास्टेसिस पेल्विस रीजन और स्टमक में होता है। आपको ये स्टेज कैसे कॉन्कर करनी है, जो भी ट्रीटमेंट लाइन यहाँ बता रहे सब लोग बहुत बढ़िया बता रहे, बट यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर पेल्विस और स्टमक ये 2 मेटास्टेसिस रोकने हैं तो उसका पहला चिन्ह है अग्निमांद्य, जो शुरू हो चुका है, एनोरेक्सिया। उनको खाना नहीं जा रहा होगा, उनको कहीं ना कहीं पेल्विस पेन होगा, तो पीआईडी वगैरह है क्या वो देख लीजिए। बाकी संशमनी चंद्रकला जो भी बताया वो एकदम अव्वल आयुर्वेद में जितना बेस्ट है। आप सूचिकर कामदुदा मौक्तिक के साथ में शंख शौक्तिक लाक्षादी भी चलाइए, तो उनका जो भी है आप एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के साथ में इंटरनल यू हैव टू बी वेरी फास्ट। आप जितने फास्ट तरीके से ब्रूहन और शमन चिकित्सा करेंगे उससे कई गुना ज्यादा स्पीड केमोथेरेपी का शरण करने के लिए होता है, क्षयात्मक संप्राप्ति की तरफ जाता है, और जो कि शुरुआत हो चुकी है। आई वुड सजेस्ट यू, बिकॉज यू आर अ डॉटर ऑफ हर, जस्ट आप बाकी सब चीज का डर की वजह से केमोथेरेपी मत कराइए, दैट इज नॉट एट ऑल अ ट्रीटमेंट। आप अपना ग्रंथिरज फॉर्मूला पहले वो देखिए कि उनका डायग्नोसिस के साथ में 7 अभी ये जो आपने बताया, तो ज्वर रिलेटेड भी बोले तो ये सबसे पहले अस्थिगत, मज्जागत और फिर शुक्रगत अर्थवगत संप्राप्ति डिक्लेयर हुआ है। इसका मतलब पहले वाले सारे धातु जो है वो पहले कहीं ना कहीं 6 महीना 1 साल किसी वजह से दूषित होंगे। तो ये सारी संप्राप्ति लेके जैसे मैडम ने अभी बताया तो एकदम बेस्ट कि चंद्रकला और संशमनी वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन इसके साथ में चंद्रप्रभा पुनर्नवा जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी धीरे 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 करके अग्निमांद्य सिर्फ नहीं लेकिन रक्त धात्वाग्नि सबसे पहले दूषित हो चुका होगा, और यकृत और इसमें संप्राप्ति आने से पहले
आप उसको रक्तपाचक और रसपाचक से कॉन्कर कर लीजिए। जैसे अंजना मैडम ने बताया, तो वो सारी चीजें जिसमें सुवर्ण, ताम्र और वंग सबसे पहला काम लेते हैं, लेकिन अगर आप हीरक भस्म ऐड कर सको, सर ने जो बताया इरमुंगली गिरित अगर ऐड कर सको, तो इसका स्पीड उनकी स्टेज को रोकने के लिए ज्यादा काम आएगा, ना कि केमोथेरेपी। और शतावरी आंवली के साथ में आप थोड़ा अनंता, मुस्ता और रसायन चूर्ण ये ऐड करके उनको, जिसे बोलते हैं कि सबलिंगुअली किसी अच्छे शहद के साथ में अगर आप चाटन देते हैं, तो उनकी ये जो भी केमोथेरेपी, देखिए केमोथेरेपी एक ओवेरियन ट्यूमर अगर है तो उसको बॉम्बार्ड करने के लिए इट्स वेरी गुड, बट व्हाट कंडीशंस यू आर सेइंग, प्लीज गेट पेट स्कैन डन। जो भी उसके रिपोर्ट्स है उसके साथ में सबसे पहले देखिए, यू आर टू सेव हर पेल्विस, जो हमारा अपान का क्षेत्र है, और जो स्टमक है वो हमारा समान का क्षेत्र है। इसके साथ में पाचक पित्त, इन 4 चीजों पे अगर आपका रिकरेंट काम रहेगा, तो पेशेंट ऐसे समझिए कि सिर्फ एक ग्रंथि और उसके साथ आपको डायग्नोस्टिक्स पता चला और हम डॉक्टर है, इसकी वजह से डरना बहुत गलत है। क्योंकि मैं ऐसे मेरे घर की भी केसेस डील करती हूँ जहाँ पे अपना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। प्लीज डोंट सरेंडर एंड गो फॉर केमोथेरेपी। जो भी संप्राप्ति है उसको अगर आप कॉन्कर कर लेते हो, और आप बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आप बहुत डेली फॉर्मेट में या वीकली फॉर्मेट में उसका फॉलोअप रखिए, उसका स्क्रीनिंग रखिए। सबसे बिना आपको उसकी अग्नि को बहुत अच्छी तरह से करना है। अगर उनका अग्नि आप फिर से कवर कर पाती है तो उनको केमोथेरेपी की जरूरत नहीं। वहां पे ग्रंथिरज फॉर्मूला, यहाँ पे कांचनार कषाय, अमृतारिष्ट, और उसके साथ में जो रौद्र रस है, या फिर उसके साथ में आप सुवर्ण और ताम्र और ताप्यादि लोह और वंग अगर ऐड करते हैं हीरक भस्म के साथ में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्वर्णमालिनी वसंत वगैरह उनकी वीकनेस को बहुत जल्दी रिकवर करेगा। कब? जब केमोथेरेपी बाजी में और आप आयुर्वेद दे रहे हो और संप्राप्ति को भंग। आप ज्यादा नहीं रिस्क ले सकते, कोई बात नहीं, उनका सी मार्कर होगा, सी मार्कर और बाकी के सारे स्क्रीनिंग करके 15 डेज दीजिए। उस वक्त में आप बस्ती चलाइए, मात्रा बस्ती दीजिए, अच्छी मात्रा बस्ती, लेकिन नस्य को भूलिए मत मैम। अब तक मैंने 15 साल जो भी रिसर्च किया है, वहां पे 20% to 30% लोगों को जब मनो चिकित्सा दी जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल उनको अगर अज्ञानता में लेके जाते हैं कि नहीं कैंसर के बारे में कुछ मत सोचिए, या फिर वो कैंसर है ही नहीं, ये थोड़ी सी प्लासिबो ट्रीटमेंट करनी। जब मॉडर्न लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? प्लासिबो में लेके उनको थोड़ा सा हिप्नोसिस करके उनको ये बताना होता है कि अभी सब चीज रिपोर्ट्स नॉर्मल है। पेशेंट जब ये फील करने लगता है कि yes, I'm getting recovered, you will see very miraculous result. This is my experience I'm sharing. बाकी जो भी है बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट बताया, but don't go for chemotherapy. You will see that कि जहाँ पे प्रोग्नोसिस 5 साल का है, वहाँ पे 2 साल 1 साल तक आके रुकेगा। I know where your emotions are attached. I give you assurance. आप आयुर्वेद, और मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, 15 डेज में फिर से रिपीट कराइए, फिर 15 डेज में रिपीट कराइए। स्वर्णमालिनी वसंत और ये जो भी कल्प है जो आप चलाएंगे, उनको सिर्फ एक रत्ती मात्रा में भी अगर ये कॉम्बिनेशन चलेंगे अलॉन्ग विद शमन चिकित्सा, आपको दिखेगा कि उनका वेट बढ़ेगा, उनका अग्नि बढ़ेगा। जैसे अग्नि और वेट बढ़ने लग गया, उनका पेट स्कैन जो भी 6 महीने में कराइए। 6 महीने में आपको ध्यान में आएगा कि केमोथेरेपी कराना है कि नहीं, लेकिन डर के मारे मत कराइए, क्योंकि जो नॉर्मल सेल्स है उसका इतना प्रकृति और इतना मतलब धातु क्षीणता हो जाती है कि आप रिकवर नहीं कर पाते हैं और फिर आपको पछतावा होता है। So please try to understand, don't go for this. The reason, जितने बड़े इंस्टीट्यूट है कैंसर के, वहां पे आप सिर्फ पूछिएगा कि क्या इसके बाद में उनका मेटास्टेसिस होगा नहीं, या फिर हम स्टेज को रोक पाएंगे। आई थिंक जब डायग्नोसिस हुआ है तो 3rd स्टेज होगी, तो उसमें से प्लीज गो फॉर वेरी बैलेंस दिस थिंग्स। आपको बहुत अच्छा पैनल मिला है, ये सारी चीजें बाय हुक एंड क्रूक, TDS, QID, जो भी डोज में आपको चलाना है, खाने के अंदर का दीपन पाचन, अग्नि और यकृत को रोकिए, समान वायु और अपान वायु को बहुत अच्छी तरह से, मतलब एक और चीज में ऐड करना भूल गई, जो गंधर्व हरित की विद शतावरी घृत बहुत अच्छा फायदा देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा विरेचन नहीं होता है, और दूसरा अग्नि कहीं पे भी मतलब अपान कहीं पे भी दृष्टि जो है आप उसको रोक पाते हैं। अगर ये 2 चीजें कॉन्कर कर ली तो आपको स्टेज भी कॉन्कर करने में रिजल्ट मिलेगा। ओके, और बाकी एवरीबडी हैज टेल व्हाटएवर ही हैज, बट आई एम नॉट इन दैट। आई टेल यू वेरी अश्योरली, केमोथेरेपी को रोक के आप ये ट्रीटमेंट कराइए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, क्योंकि अगर होता तो केमोथेरेपी से 2% रिजल्ट नहीं होता, हम 98% में आते हैं मैम। एंड यू कैन कॉन्कर वेल, डोंट गो ब्लाइंडली। 15 डेज में उनका स्क्रीनिंग कराइए, और जो भी लेटेस्ट पेट स्कैन है वो शेयर करके पहले देखिए कि PID और मेटास्टेसिस नहीं है ना। अगर मेटास्टेसिस नहीं है, मेटास्टेसिस है, और आप बोल रहे हैं जैसे पेरिटोनियम में भी मेटास्टेसिस दिखा रहा है, अगर है मैम तो सबसे पहली चीज, यू आर गोइंग फॉर ट्रायल ट्रीटमेंट। आप केमोथेरेपी बंद करा के आप ये चीज से केमो जो सर बता रहे उसका बस्ती दीजिए, रिमूवली घृत का, या फिर जो भी घृत की कल्पनाएं यहाँ पे बताई, तेल की कल्पनाएं बताई, आप बस
शुरू कर दीजिए बिना डरे, एंड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीबॉडी, शी इज योर मॉम। ओके, हाँ मैम। या स्टॉप द केमोथेरेपी, क्योंकि कोई केमोथेरेपी आज तक मेटास्टेसिस नहीं रोक पाई है। अगर ट्यूमर होता तो मैं सजेस्ट करती कि आप दोनों भी चीज करिए, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में प्रोग्नोसिस अलग होता है, ओवेरियन कैंसर में अलग होता है, 60+ इसमें। और सबसे मेन आप उनकी मनोभाव पे काम करिए। आपको खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा ये बताने के लिए कि यस एवरीथिंग, द रिपोर्ट्स आर गोइंग ऑन गुड। जैसे उनका हल्का वेट पे आपका पैरामीटर रखिए, ब्लड प्रेशर है, उनके पैरामीटर ब्लड के जो है, और सबसे मेन सी मार्कर, उनका सी मार्कर आज क्या है, उस सी मार्कर को आप जब कॉन्कर कर लेते हैं, यू कॉन्कर लाइफ से। 489 है मैम अभी सी मार्कर। 489 है मैम, अभी भी 1000 को क्रॉस नहीं किया है वो। आप उस पे काम करिए 15 डेज में सी मार्कर, क्योंकि वो जो भी नॉन इन्वेजिव वो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, पेट स्कैन 6 मंथ से पहले मत कराइए, लेकिन डोंट गो फॉर, अगर एक ट्यूमर होता तो मैं भी सजेस्ट करती कि दोनों चीजें पैरेलल लाइन ट्रीटमेंट करिए। बट मतलब आफ्टर डीलिंग विद ऑल द कैंसर इंस्टीट्यूट्स एंड विद आयुर्वेदा, आज तो आयुष दर्पण और अरविंद सर को थैंक्स बोलना पड़ेगा कि इसके पहले मैं थोड़ा तो एक मॉडर्न का ट्रीटमेंट चलाती थी, लेकिन ट्रायल बेसिस पे बाकी की ट्रीटमेंट चला के कोई फायदा नहीं। उससे बेस्ट रिजल्ट आपको आयुर्वेद से आएगा, दैट आई अश्योर यू। और ये 15 डेज में आप बताएंगे खुद, बट यू हैव टू बी वेरी फास्ट, बिना डरे और एकदम कॉन्फिडेंस से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेस्ट ऑफ लक मैम, टेक केयर। मैडम इसमें मैम पानी इसमें अपन अष्टांग में पढ़ा था। यस मैम, अष्टांग हृदय में हमने कुछ दिनों पहले पानी का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें कुछ हो सकता है जैसे मैम आप सब जो सर का ज्वर का है वो वाला लेक्चर, और दूसरा चीज जो अभी योग बताया ना, आप मतलब पढ़ने और बाकी के स्टडीज में टाइम मत गलाइए। जो भी आपको रेडीमेड मिला है ना यहाँ से, स्पेशली नागवल्ली स्वरस की भावना देके अगर आप कुछ योग तैयार कर सको तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा आप जो भी हमारे मेटास्टेसिस पे काम आने वाले रौद्र रस है, उसके बाद में ताम्र सुवर्ण और हीरक है, अनंता, मुस्ता, आंवला, शतावरी है, अमृतारिष्ट, और जो इसके, तो सबसे पहले बला, अपान और समान, इसको कैप्चर कर लीजिए, उनके वेट पे जाइए। डोंट गो विद अपना मॉडर्न नॉलेज टोटल डिलीट कर लीजिए, बस मॉडर्न के पैरामीटर्स रखिए। सी मार्कर आज आपको मालूम है, आप करिए 15 डेज में फिर से करिए। आई थिंक 2 सी मार्कर कराने होंगे अगर मेटास्टेसिस है तो, उनका CA 125 और CA 19 दोनों चीज भी अगर है, और मेटास्टेसिस का जो भी उनका पेट स्कैन है, आपको दिखेंगे लीजन्स वगैरह कम हो गए, लेकिन मेटास्टेसिस से कुछ नहीं होगा मैम। आप कोई भी डोंट माइंड इट ऑन टू दिस पैनल, बट आई एम सेइंग यू वेरी श्योरली, आप डॉक्टर को पूछ के कि भाई सर अगर इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते तो हम केमोथेरेपी चालू रखते हैं। अगर केमोथेरेपी से और डिट्यूरेट होगा तो कैसे बॉडी फाइट करेगा, होगा ही होगा। खान पान में आप ध्यान रखिए। या थैंक यू मैम इसमें हरिद्रा का गौमूत्र और तुलसी पत्तर सब सर एक्चुअली गौमूत्र और हरिद्रा चलाती हूँ मैं, हरिद्रा बहुत अच्छा काम आएगा, लेकिन अभी कैसे उनका शायद मत संपर्क, क्या पंचगव्य घृत हरिद्रा मिक्स करके चालू किया है। वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन हरिद्रा देखना मैडम, हलकुंड ला के बनाना, रेडीमेड हल्दी मत यूज करना। मैम व्हाइट वाली हल्दी खुद खेत से मंगवाई है। हाँ, और गुड़ुची जो है ना, गुड़ुची का आप स्वरस भी यूज करिए, गुड़ुची का सत्व यूज करिए, जितने भस्म बना रहे सब में गुड़ुची का सत्व यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं तो गुड़ुची घन के सिवा आगे जाती ही नहीं है। और अगर आपको संप्राप्ति, वो देखिए कि आपको काउंटर रखना पड़ेगा सी मार्कर और मेटास्टेसिस, जो भी आपका पेट स्कैन है। डोंट गो फॉर एनीथिंग बिग, गो वेरी फोकसली एंड यू कैन डू इट, आयुर्वेद कैन डू इट, आई बिलीव इट। आप भी बिलीव रखिए और शुरू करिए। यस मैम इसमें तुलसी पत्तर सब रस भी, और जैसे हम ना मैम गिलोय सत्तव डालते हैं ना, गिलोय सत्तव का जो मार्केट में जो कलर आता है ना व्हाइट कलर का, पर वो व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए। कई लोग ना हरा रोट में कुछ उल्टा सीधा मिक्स करके, मतलब वो सर ये अगर सिंपल गुड़ुची का कांड ले, अपने पानी में रख दे और उसको छोड़ दे कुछ घंटों तक, तो उसके बाद में उसका सत्व निकल आता है, उसको ड्राई करके भी कर सकते हैं। ट्राई करके देखा, निकला ही नहीं। हाँ, तो वही आपको ये देखना है कि बेस्ट से बेस्ट कैसी दवाई जाए। अभी ये जो अडल्ट्रेशन है उसको थोड़ा संभालना होगा, लेकिन नागवल्ली स्वरस और तुलसी स्वरस और गुड़ुची का सत्व ये बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। बट गो फॉर अ वेरी एडवांस दिस थिंग। आपको हर घंटे हर 2 घंटे चाटन देना पड़े तो भी आप ही उनको रिकवर कर सकते हैं, नॉट मॉडर्न ट्रीटमेंट। ओके, और मैम को अगर प्योर गुड़ की सत्तू चाहिए ना तो मैं अपने आप बनाती हूँ, अगर वो चाहे तो वो बता सकती हूँ, मतलब मैं ऐसे और वैद्य लोगों से लीजिए। बराबर बराबर, तो फिर बिल्कुल अगर आप बनाते हैं मैम तो जरूर दीजिए, बिकॉज इट इज हर लाइफ।
हाँ, ये हाल उनकी मदर का प्रॉब्लम है, और इसलिए बस्ती अगर आप शुरू करिए, रसायन भी बनाया है बस्ती और अभी, वो नस से भी अच्छा इमीडिएटली शुरू करिए आप उनका, आपको स्ट्रेस है। ये करते सरकारी और सिरबला के मंगवाया 101 वाला, हाँ वो भी चालू। आप क्षीरबला और वचा दोनों भी रखिए, जैसे अंजना मैम ने बताया। कैसे रहता है मैम, देखिए ओवेरियन एक्सिस चेंज होने के बाद में संप्राप्ति हुआ होगा लास्ट 10 इयर्स में, जो कि हमारा पोस्ट मेनोपॉजल फेज है। आप जब उससे कोरिलेट करते हैं तो आपको वो एक्सिस को अगर ट्रिगर देना है तो वचा तेल बहुत अच्छा फायदा देगा। मैम जो बताती है वो काम मैंने आज इनफर्टिलिटी 10 केसेस में से 3 केसेस को मुझे रिजल्ट मिला जब मैंने तीक्ष्ण नशे पे आई हूँ। बला भी दीजिए आप, लेकिन हफ्ते में 2 बार वचा तेल भी दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको कॉन्कर करना है कि उनका और हार्मोनल इम्बैलेंस होके ओवेरियन एक्सिस डिस्टर्ब होके और आगे संप्राप्ति ना बढ़े। जब भी केमो रेडियोथेरेपी किया जाता है तो नॉर्मल एक्सिस भी खराब हो जाता है और जो संप्राप्ति वो तो वहीं रहती है और बढ़ जाती है। उसकी वजह आप आयुर्वेद की सोच से चलिए, विश्वास कीजिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एंड इट विल बी अ टेस्टिमनी फॉर यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी ने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा डील करने के लिए बहुत स्पिरिट मिली है। अब आगे यही ट्रीटमेंट मैम चालू रहे। अनुरिता मैम ने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से। और मैम का एक एक वर्ड एकदम सही है, क्योंकि मतलब मैंने भी ये चीज देखी है और मेरे घर में भी सेम कंडीशन हुई है। और डेफिनेटली कीमोथेरेपी डजंट वर्क फॉर एनीथिंग। मतलब अगर वो चीजें फर्स्ट लेवल पे है और वो किसी ऑर्गन से में सीमित है, तब तो ठीक है सर्जरी एंड कीमोथेरेपी, बट उसके लिए फिर नहीं। और इसमें से मैम जैसे सर ने एडमंगली बताया है, वैसे ही अपनी फॉर्मूला बुक में K1 K2 का फॉर्मूला है, दैट वी आल्सो यूज फॉर कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, कौन तो सा वो पूछूं मैं? K1 K2 फॉर्मूला है फॉर्मूला बुक में, आप वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, मैम ग्रुप और में साथ में डालेंगे नहीं दे हाँ, रहा, ग्रुप में डालेंगे तो कौन सा पिचू है करके। हेलो, आवाज आ रही है? K1 K2 फॉर्मूला मैम। मैडम तो भी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना, मैं देख लूंगी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो और K1 इसमें K2 बोल रही है मैडम, हाँ हाँ K1 पता है। K2। हाँ हाँ आ और गया। सेकंड एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि सीए पेशेंट्स पे हम लोग माइक्रोबायोटिक फूड, एक तरीके का एक आहार होता है, जिसमें कैसा आहार लेना है, ये बहुत जरूरी होता है। तो उसका मैं पेज शेयर करूंगी क्लिनिक से जाके। ठीक है, तो वो आप डेफिनेटली वो शुरू कर दीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोटिक फूड जिसको कहा जाता है। इसमें ऐसे आहारीय द्रव्य आते हैं जिसमें जैसे कैंसर की जो पेशियां हैं उसको कम करने के लिए जो भी हम अपनी तरफ से आहारीय द्रव्यों से क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें ये इसका इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मैडम और आपने दूसरी चीज, आप वो जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज इवन विद मॉडर्न मेडिसिन एंड मॉडर्न रिसर्च, विटामिन B17 एंड विटामिन B18 इसकी डिफिशियंसीज कैंसर सेल्स को बढ़ाती है। तो आप जो बता रहे वो जरूर इनको फायदा करेगा, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। द रीजन लॉट बिल्कुल ऑफ पीपल दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट। बिल्कुल मैम। और तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे बात की विकृति है। ठीक है, डिवीजन जो है, डिवीजन बहुत फास्ट होता है कैंसर सेल्स में। तो यहाँ पे जितना ज्यादा हम यहाँ पे प्राणायाम का इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको हर एक सेल तक प्राणायाम यानी ऑक्सीजन लेवल पहुंचाना है, ताकि जो भी खराब सेल्स है उनको अपनी बुद्धि आ सके। तो इसलिए यहाँ पे मेजर रसायन भी बहुत काम करते हैं, ताकि अपने अपने सेल्स में उनकी बुद्धि से कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मेजर रसायन के रूप में आप यूज करेंगे उसका डेफिनेटली यूज करिएगा, जो भी आपके पास हो। और साथ में क्या बताने गए थे मैं, हाँ प्राणायाम। प्राणायाम मैक्सिमम जितना हो सके उनकी एज के हिसाब से और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उनको प्राणायाम के लिए जरूर प्रेरित करिएगा। ठीक है, तो और थर्ड थिंग कि अगर शुगर नहीं है तो मैं हमेशा मतलब पेशेंट्स के लिए हम लोग सर के यहाँ यूज करते थे अमृत कलश करके, बहुत अच्छी महर्षि आयुर्वेद की है, उसमें बहुत अच्छे एक रसायन के रूप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उसमें। तो अगर शुगर नहीं है और वह शुगर फ्री भी आता है वो, तो उसका भी यहाँ पे यूज होगा। और ऐसे ऐसे द्रव्य जो जहाँ पे जो ऐसे द्रव्य है जो जैसे धूप होती है उसके बाद भी थोड़ा सा भी पानी मिलने पे वो फिर से ग्रीन हो जाते हैं, उसमें जो मेन द्रव्य आते हैं उसमें अपनी दुर्वा आती है। ठीक है, तो दुर्वा का इस्तेमाल आप किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्वरस के रूप में, चाहे वो कल्प के रूप में, चाहे वो अर्क के रूप में, आप दुर्वा का इस्तेमाल जरूर करिएगा। और सेम वे व्हीट ग्रास का, व्हीट ग्रास का भी यहाँ पे आप जरूर उपयोग करिएगा। तो, और जैसे मैम ने बताया है रॉड्रस वगैरह उसका भी, और साथ में वरुणादि क्वार्क भी मुझे लगता है यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो आप और लोकल एप्लीकेशन के लिए कोम्बर नखी आता है,
वहाँ पे महाराष्ट्र में मिल जाता है आराम से। तो कुंभरनिखी का लेप भी आप, और K1 K2 का भी लेप के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, और ओरली भी, और कुंभरनिखी भी आता है। तो ये कुछ मुझे लगा थोड़ा सा ऐड करूँ, तो मैंने किया, और वो मैं आपको श्योर माइक्रोबायोटिक फूड का मैं शेयर करूंगी तो अपने क्लिनिक से। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया। ठीक है, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।